सर, आप के बारे में बहुत कुछ सुना है, आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ भी उत्साहित किया है और आप जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं, जिस एनआईटी के आप सीईओ हैं इलाहाबाद में, तो अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ हमें भी बताएंगे। देखिए, जो इंक्यूबेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैं 2014 से आ गया था। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली तभी मैं इसमें प्रवेश कर गया था। जी जी। और उसके बाद एमएसएमई के इंक्यूबेटर्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो डीएसटी निधि हो, आईईडीसी हो, चाहे वो डीएसटी निधि प्रयास हो, डीएसटी के और प्रोजेक्ट हों, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप हो, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, वो सब हम कराते रहे। उसके साथ साथ ही विदेश मंत्रालय के द्वारा हम लोग मलावी एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ जाके हमने 7 वर्टिकल में एक इंक्यूबेटर इस्टेब्लिश किया, जहाँ हमने जेम्स एंड ज्वेलरी पर, मैंगो पर, कसावा पर, बायोमास कंपोस्टिंग पर, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग पर और फूड प्रोसेसिंग के हमने लाइवलीहुड इंक्यूबेटर लगाया, वहाँ के लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पहला इंक्यूबेटर सेंट्रलाइज इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम उद्यमोदय फाउंडेशन है जी, जहाँ मैं ऑपरेशंस को देखता था। यहाँ पे फिर मैंने एज ए सीईओ ज्वाइन किया एनआईटी इलाहाबाद में। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेक्टर एग्नोस्टिक यानी किसी भी सेक्टर के स्टार्टअप को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का हमारा इंक्लूसिव टीवाई है, उसके अंतर्गत हम हेल्थ टेक और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स के स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। इसके साथ साथ ही करीब 10 इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और लगातार हम लोग जो ग्रास रूट लेवल है, यानी कि विद्यार्थियों के बीच में, गाँव वालों के बीच में, किसानों के बीच में नवाचार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। भविष्य के भारत में क्या है कि हमें अब उस जाना होगा कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें इनोवेशन हो। जी जी। सबको रॉकेट साइंस नहीं करनी, सबको ये नहीं करना कि सबको नासा में जाना है। जी जी। आपको अपने ही क्षेत्र में लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका एक समाधान बनाना है जी, जो सस्ता हो, जो बढ़िया हो, जो टिकाऊ हो और जिससे भारत की आज़ादी, एक बहुत बड़ी आबादी को जी लाभ मिल सके जी, ताकि सब लोगों का सुनिश्चित हो कि भारत के आर्थिक उत्थान में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। जी जी जी। बहुत ही नेक काम है और इस तरीके से युवा पीढ़ी में उत्साह बना रहेगा और वो सही रास्ते पे चलते रहेंगे आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन में। पर जब हम फिर बात करते हैं एनआईटी या जो भी इंस्टीट्यूशन की, उसमें जो आज की युवा पीढ़ी है, जिस तरीके के वैल्यू सिस्टम से खिलवाड़ हुआ है, अभी हमेशा ये नहीं होता, हर जगह ये नहीं हो रहा है, पर ज़्यादातर स्थिति में ऐसा दिया गया है कि जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना, बुरी तरीके से बिहेव करना, जो रिस्पेक्ट है किसी के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं रह गया है बहुत हद तक। और देखिए, इसमें दोनों बातें, कहते हैं रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है, मांगा नहीं जाता। कहीं ना कहीं ये प्रीवियस जनरेशन भी जिम्मेदार है इसके लिए। पर आपका क्या मानना है कि ये जो युवा पीढ़ी इतनी बिखर सी गई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें हमारा समाज है, उसमें हमारा अपना परिवार है, हमारा लालन पालन किस तरह के परिवार में हुआ है, हमारे माँ बाप की क्या मनस्थिति रही जब हमारा लालन पालन हो रहा है। जी जी। अगर एक बच्चे के माँ बाप खुद ही लड़ते रहते हैं तो वो बच्चा जब ग्रो होगा तो वो देखते हुए ग्रो होगा। उसी तरह वो बच्चा किस तरह की संगति में जा रहा है, जी जी, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। और उसके बाद जब बच्चा इंटर कॉलेज से जब वो ग्रेजुएशन की तरफ जाता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाता है, तब उसके हैंड होल्ड करना बहुत जरूरी है जी। इसके लिए जैसे AKTU है लखनऊ में, उसमें क्या किया है कि हर कॉलेज में अपना वैल्यू एजुकेशन सेल एस्टेब्लिश किया है जी। तो वहाँ बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दी जाती है, तो समझ सकें कि वैल्यूज क्या है समाज की, हमारे समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में। क्योंकि कारण क्या है, देखिए वायु है, वायु का जो स्वभाव वो चलना है जी जी। उसी तरह वायु को उल्टा क्या युवा है जी, तो युवा वायु को उल्टा है, तो उसका स्वभाव भी मचलना है। तो हमें उसको नियंत्रित करने के लिए जी बैलेंस्ड अप्रोच जी, उसमें माँ बाप का योगदान होगा, उसमें उसके साथियों का योगदान होगा, समाज का योगदान होगा, शिक्षकों का होगा, और उसके अलावा उसको हैंड होल्ड करने के लिए हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास करना। बहुत सही सर, बहुत सही बात। और साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आज कह रहे हो कि हम सब कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आज जैसे आप यहाँ जागृति यात्रा में हो, जागृति यात्रा 2025 में आपने भी कितना कंट्रीब्यूट किया इन लोगों में। पर जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ हमें रिसेप्टिव मोड में होना होता है। तो आपने भी बहुत सारे लोगों से यहाँ बताया, बहुत कुछ सीखा है, तो कोई एक चीज़ जो आप साझा करना चाहो, जो आपने सीखा और आपके लिए वो हमेशा याद रखने योग्य है?
जब हम सब बच्चों से मिलते हैं तो बहुत बच्चों के साथ पास क्या आइडियाज़ की भरमार है। जी तो उनको पहले तो हम ये समझाते हैं कि आइडिया होना अच्छी बात है, लेकिन उस आइडिया का वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। जी जी उसके बाद उनको लगता है कि गवर्नमेंट फंडिंग की दिक्कत है। तो अगर आइडिया प्रॉपर है और वो इस लायक है कि उससे कुछ लाभ हो सकता है, उस सरकार की विभिन्न योजनाएं लाभकारी हैं। उसके साथ साथ भारत और भारत के बाहर भी, जैसे फास्टर कैपिटल दुबई का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इंडिया में, सिंगापुर में, मलावी में और नेपाल में, तो 4 कंट्री के अंदर जो स्टार्टअप चाहता है जी जी उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं और किसी भी लेवल तक, उसमें 2 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ लिमिट है। तो जो मैंने बच्चों को समझाया कि अगर आपका आइडिया जेन्युइन है, वैलिड है, वो समाज के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है जी और उससे देश की इकोनॉमी में कोई बदलाव आ सकता है, तो उसके लिए अपार संभावना है। जी तो जी आप ऐसा आइडिया बनाइए जो ग्रास रूट का हो, जो वैलिड हो और जिससे समाज के बड़े वर्ग को लाभ हो। तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए बनाइए। जी 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 ऐसा हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस समय के लिए भी आपका यात्रा यूं ही बना रहे और मंगलमय रहे। धन्यवाद जी।